स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल ओरेकल क्लासेस में। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए SSC JEE इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। फॉर्म फैक्टर जिसको हिंदी में बोला जाता है आकृति गुणांक या रूप गुणांक, ठीक, किसका अनुपात होता है? पहला ऑप्शन है पीक टू आरएमएस वैल्यू, दूसरा है आरएमएस टू एवरेज वैल्यू, सी है एवरेज टू आरएमएस वैल्यू या डी नन ऑफ दी एबव। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो जो फॉर्म फैक्टर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं के एफ से, के सफिक्स में स्मॉल एफ से, और ये रेशियो होता है चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो उसकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात, आरएमएस और एवरेज वैल्यू का अनुपात। ठीक, अब वो आपका साइन सिग्नल है कि स्क्वायर सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है, कौन सा सिग्नल है, सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है, साइन वेव की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट है जिसका मान क्या आएगा 1.11। ठीक, फॉर्म फैक्टर का मान साइन वैल्यू के लिए 1.11 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, फॉर अ नेटवर्क ऑफ 11 ब्रांचेस एंड अ 6 नोड व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। यानी कोई एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें 11 शाखाएं हैं और 6 नोड हैं, तो उसमें पूछा है कितने स्वतंत्र लूप का पाश का निर्माण होगा। ठीक, तो ये आपसे इनडायरेक्टली कुछ नहीं बल्कि क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, क्योंकि लूप का जितने बनेंगे उतना ही केवीएल इक्वेशन का आप बनाओगे। ठीक है, तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है b माइनस एन प्लस 1। ठीक, फॉर्मूला याद रखिएगा b माइनस एन प्लस 1, वेयर b इज नंबर ऑफ ब्रांचेस, n इज नंबर ऑफ नोड। रख दीजिए, दिया गया है 11 माइनस नंबर ऑफ नोड कितना है 6 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वायरिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्प्रोरी वायरिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग की विधि टेम्प्रोरी वायरिंग के लिए सबसे अच्छी होती है? वुडन केसिंग एंड केपिंग की, लेड शेडेड वायरिंग की, क्लीट वायरिंग या फिर डी कंड्यूट वायरिंग। तो आपको केवल कुछ समय के लिए करना है, टेम्प्रोरी वायरिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्लीट वायरिंग का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग क्लीट वायरिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो क्लिप लगा के हम लोग तार केवल बाहर से ले जाते हैं और क्लिप की सहायता से तार को रोक देते हैं, वो कहलाती है हम लोग की क्लीट वायरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज 10 ओम एंड 10 वोल्ट एज इट्स टर्मिनल। यानी एक कोई वोल्टेज सोर्स है जिसमें वोल्टेज का मान 10 वोल्ट दिया है जबकि रेजिस्टेंस का मान दिया गया है 10 ओम। तो फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड। तो लोड को ट्रांसफर की जाने वाली मैक्सिमम पावर की बात पूछी गई है। तो बंधु मैक्सिमम पावर का सिंपल सा फार्मूला होता है v² TH अपॉन 4RTH, v² TH अपॉन 4RTH। ठीक, या आप RTH बोल लो या फिर RL बोल लो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि वेरिएबल लोड की कंडीशन में मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब RL और RTH क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये VTH क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे बनेगी सर्किट, ये बोला है 10 वोल्ट की बैटरी और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोल लेते हैं RTH, ये दिया गया है 10 ओम, ये ऐसे कुछ है। तो अगर ये 10 वोल्ट है, सर्किट इनकम्प्लीट है मतलब ओपन है, तो क्या कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं। तो आपका इस ओपन टर्मिनल पर भी ओपन सर्किट वोल्टेज कितना रहने वाला है, 10 वोल्ट ही रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसी को, तो 10 गुणे 10 4, RTH की वैल्यू कितनी दी गई है 10, 10 से 10 कटा, कितना आ जाएगा 2.5 वॉट। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसमें पूछा गया है एन SCR इज अ स्विच। यानी जो SCR है वो किस प्रकार की स्विच है? पहला है 2
डायरेक्शनल द्विदिशीय है, फिर यूनि डायरेक्शनल एक दिशीय है, 3 डायरेक्शनल 3 दिशीय है, या फिर 4 डायरेक्शनल। ठीक है, तो याद रखिएगा SCR में टर्मिनल 3 होते हैं। SCR में टर्मिनल भले से 3 होते हों, लेकिन SCR एक यूनि डायरेक्शनल स्विच है। SCR एक यूनि डायरेक्शनल मतलब एक दिशीय, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। धारा की दिशा जैसे ही आप बदलना चाहोगे तो आपका सर्किट के अन्य पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही होता है कि धारा केवल एक ही दिशा में बहेगी। जैसे डायोड भी क्या है, यूनिडायरेक्शनल ही होता है। एनोड से कैथोड धारा बहेगी, कैथोड से एनोड धारा बहने वाली नहीं है। ठीक है, तो SCR भी क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय युक्ति है, धारा केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। The reactance of 1 farad capacitor when connected to a DC circuit is, यानी 1 फैरेड का एक कैपेसिटर है, जब इसको हम DC सर्किट से जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट, 1 ओम, 0.5 ओम या फिर 0 ओम। ठीक, तो देखिए 1 फैरेड का हो, 10 फैरेड का हो, चाहे जितने का हो, उससे मतलब नहीं है। XC बराबर होता है 2πfc। ठीक, और DC सर्किट की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बंधु, 0 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और 1/0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इनफाइनाइट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इन एन SCR, एक SCR में गेट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। बी ऑप्शन दिया है एज अ गेट करंट इज राइज फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज रिड्यूसेस। सी ऑप्शन गेट करंट हैज टू बी केप्ट और ऑन कंटिन्यूसली फॉर कंडक्शन, या फिर डी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज इज लो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक, तो इसके लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। देखिए ये SCR की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि आप जैसे जैसे ये करंट को बढ़ा रहे हो, वोल्टेज करंट का एक्सिस होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे क्या, एक होती है होल्डिंग करंट, उससे कम करंट पर चालन नहीं होता। एक होती है लैचिंग करंट, जिसके बाद हम लोग का SCR या थाइरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और SCR अगर एक बार कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया तब उसके बाद कंडक्शन के बाद गेट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब आप गेट सप्लाई को अगर हटा लोगे तब भी वो आपका कंडक्शन मोड में ही काम करेगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन था गेट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, तो ये गलत है। ऐसा प्रोपोर्शनल वो नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे गेट करंट घटती जाएगी, या फिर इसी का उल्टा कह लीजिए कि जैसे जैसे गेट करंट बढ़ती जाएगी, ठीक, वैसे वैसे आपका जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज था वो क्या होगा, घटने लगेगा। मतलब कम वोल्टेज पर ही अब कंडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। देखिए होता ना, हमने यहाँ पे दिया ऐसे ही, तो कंडक्शन अब क्या हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से ऐसे गेट करंट, तो जैसे जैसे आप गेट करंट देते जाओगे अब आपको कम वोल्टेज पर ही कंडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब ब्रेक ओवर वोल्टेज घट जाएगा जब आप गेट करंट की वैल्यू को बढ़ा दोगे। ऑप्शन नंबर बी यही कह रहा है एज अ गेट करंट इज राइज, मतलब जब गेट करंट को बढ़ाया जाएगा तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होगा, कम लगेगा, मतलब कंडक्शन अब पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक बार गेट टर्मिनल से आपने ऑन कर दिया SCR को, अब आप उससे ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, उससे आप ऑफ नहीं कर सकते हो, उसको ऑफ करने की अन्य विधियां हैं। एक बार थाइरिस्टर के ऑन होने पर गेट का नियंत्रण उस पर अब नहीं रह जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें पूछा गया है द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर इज, मतलब कि स्टार्टर का क्या काम है। टू लिमिट द आर्मेचर करंट एट द टाइमिंग ऑफ स्टार्टिंग। ठीक,
तो बस यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन और पढ़ लेते हैं। बी, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, जी हाँ ये भी सही है, उसमें ओवरलोड कॉइल्स लगी होती हैं जो कि ओवरलोड से हम लोग की रक्षा करती हैं। सी, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम लो वोल्टेज, जी हाँ डीसी सीरीज मोटर में नो लोड्स या फिर आपका लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मोटर क्या होता है, बंद हो जाता है। डी ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दी एबव, तो यही सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो एक स्टार्टर है वो आरंभिक समय में स्टार्टिंग करंट को भी कम करेगा, यानी आर्मेचर करंट को कम करेगा, मोटर को ओवरलोड और नो लोड से भी बचाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। Two heaters rated at 1000 watt, 250 volt each are connected in a series across a 250 volt 50 Hz AC means the total power drawn from the supply would be, यानी दो हीटर हैं, प्रत्येक 1000 वाट और 250 वोल्ट की 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए बनाया गया है। जब इन दोनों को ही हम लोग 250 वोल्ट के साथ जोड़ देते हैं तो कुल पावर कितनी होगी। देखिए एक हीटर, सपोज दैट ये एक हीटर हम लोग का ये 1000 वाट और ये भी कितना 1000 वाट, ये चलता 250 वोल्ट पर, ये भी कितने पर चलता 250 वोल्ट पर, लेकिन इन दोनों को ही उठाकर अब आप एक साथ कितना दे रहे हो, 250 वोल्ट दे रहे हो। ठीक है, तो बल्ब एंड इट्स पावर रेटिंग के नाम से एक आपका वीडियो बना हुआ है जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो इन सब टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इन दैट केस जब 250 वोल्ट इसको मिलता तब ये 1000 वॉट देता, लेकिन अभी क्या है दोनों को कंबाइंड कितना मिल रहा है, 250 वोल्ट मिल रहा है। तो क्या पहले बल्ब को 250 वोल्ट मिला, नहीं ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा। इन दैट केस जो आपकी पावर आती है वो क्या हो जाएगी, टोटल पावर 1/P1 प्लस 1/P2। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो फाइनल में आंसर कितना मिलेगा, 500 वॉट, 500 वॉट। ठीक, समझ में आई। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका था। कब वो क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्योंकि कहीं कहीं अभी अगर इसी को बोलता है इसको जोड़ दिया जाए किससे, 500 वोल्ट से, इसको जोड़ दिया जाए 500 वोल्ट से, तब ये पावर कितनी हो जाती, 2000 वाट की हो जाती, तब इसका आंसर 2000 वाट होता। लेकिन यहाँ पे इसको 250 वोल्ट से जोड़ने की बात कहा गया है, तो जब 250 से जोड़ोगे तो ना इसको पूरा वोल्टेज मिलेगा ना दूसरे को पूरा वोल्टेज मिलेगा। तो जब पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो उसी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 500 वाट यानी ऑप्शन नंबर बी राइट वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच एम्पलीफायर सर्किट इज यूज्ड एज एन अमीटर फॉलोवर सर्किट, यानी अमीटर फॉलोवर सर्किट बनाने के लिए आप किस सर्किट का प्रयोग करोगे, कॉमन बेस, कॉमन अमीटर, कॉमन कलेक्टर या कॉमन सोर्स JFET। ठीक, चलिए अमीटर फॉलोवर यानी अमीटर को फॉलो करने वाला, जिसका आउटपुट अमीटर को फॉलो करे वो सर्किट कहलाती है अमीटर फॉलोवर। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहली बात तो ये BJT से बना होता है। अमीटर फॉलोवर BJT से बनाया जाता है, जिसमें हम ट्रांजिस्टर को CC दैट्स मीन कॉमन कलेक्टर मोड में ऑपरेट कराते हैं। CC मतलब कॉमन कलेक्टर मोड में ऑपरेट कराते हैं, और ये सर्किट इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो अमीटर फॉलोवर क्या है, एक कॉमन कलेक्टर सर्किट है जो BJT से सहायता से मिलाकर बनाई जाएगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, इन एन AC सर्किट पावर डिसिपिएटेड इन, यानी एक AC परिपथ में जो पावर है वो किसमें व्यय होती है, रजिस्टर में केवल, इंडक्टेंस में केवल, कैपेसिटेंस में केवल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ये है 11। पावर डिसिपिएट का मतलब होता है पावर लॉस, और पावर लॉस हम लोग बोलते हैं I²R, पावर लॉस बोलते हैं I²R। दैट्स मीन रेजिस्टेंस ही केवल रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, पावर
लॉस के लिए। तो केवल रजिस्टर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पावर लॉस हम लोग का देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर इसमें पूछा गया है द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटर इज। जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन करेंगे तो हमें मेन चीज़ क्या ध्यान में रखकर उसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन वोल्टेज को, कि रेजिस्टेंस को, कि वोल्टेज ड्रॉप को, कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, चलिए 3 चीज़ होता है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस। इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फीडर की डिज़ाइन किस पे करते हैं हम लोग, करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, यानी उसमें धारा वहन क्षमता के अनुसार। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन बंधु हमेशा की जाती है उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग, और सर्विस मेंस की डिज़ाइन भी की जाती है लोड के अकॉर्डिंग, या आप कह लीजिए कि उसमें बहने वाली करंट के अकॉर्डिंग। दोनों एक ही बात है। ठीक, फीडर करंट कैरिंग कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप, और सर्विस मेंस आपका लोड या फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इनमें से केवल डिस्ट्रीब्यूटर ही ऐसा होता है जिसमें हम लोग टैपिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें टैपिंग क्या है, अलाउ है, टैपिंग की जा सकती है। फीडर और सर्विस में इसमें टैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका ब्रीफ अगर आपको पढ़ना होगा तो पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, यानी जो अध्यारोपण प्रमेय है वो कहाँ पर अप्लीकेबल होगी, करंट के लिए, कि वोल्टेज के लिए, कि करंट और वोल्टेज दोनों के लिए, कि करंट वोल्टेज और पावर तीनों के लिए। ठीक, चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये याद रखिएगा लीनियर सर्किट के लिए लगती है, नॉन लीनियर सर्किट में ये नहीं लगेगा। जैसे अगर डायोड आ गया, ठीक, उस सर्किट में इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एप्लीकेबल है केवल लीनियर सर्किट के लिए। ठीक, अब इसमें से चेक कर लेते हैं कौन सा नॉन लीनियर का एलिमेंट है। तो पावर, अगर हम पावर की बात करें तो I²R, या फिर क्या लिखते हो V²/R, या फिर V × I। तो ये जो पावर है, क्या ये लीनियर एलिमेंट दिख रहा है या लीनियर क्वांटिटी आपको दिख रही है? नहीं, पावर क्या है, एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है। पावर क्या है, एक आरेखीय राशि है। तो नॉन लीनियर क्वांटिटी के लिए आप सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, वोल्टेज और करंट पे लगेगा, यानी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हो, वहाँ पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो, उससे वोल्टेज करंट निकाल सकते हो। पावर के लिए आप उसका प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बोथ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, पावर उसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, इफ द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज टू डबल, यानी आर्मेचर धारा को हम डबल दुगना कर दे रहे हैं, एंड द टाइम कांस्टेंट इज हाफ, और जो टाइम कांस्टेंट है, सॉरी टाइम ऑफ कम्यूटेशन है, उसको क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। तो हाउ विल बी द रिएक्टेंस वोल्टेज वेरी, तो जो प्रतिघाती वोल्टता है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगी। ठीक, आधी हो जाएगी, कि समान बनी रहेगी, कि दुगनी हो जाएगी, कि 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, देख लेते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। पहले तो इसको देखते हैं कि होगा क्या। रिएक्टेंस वोल्टेज को हम लोग VR से लिखते हैं। VR इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2LI/TC, 2LI/TC, where I armature current, L inductance of the coil and TC is the commutation period। अब जो कह रहा है कर लेते हैं। करंट को कर रहा है 2 गुना, ठीक है, करंट हो जाएगी 2, ठीक है। TC कितना हो जाएगा, आधा। तो TC जब आधा करोगे तो 1/2, बाकी चीज़ें तो वही रहने वाली हैं। L वही है, 2 तो कांस्टेंट है, उसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं है। तो ये 2 चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यानी पहले से जो आपको मिल रहा था अब उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुना
बढ़ जाएगी। ठीक, यानी जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो धारा दोगुना और टाइम पीरियड को टाइम कम्यूटेशन को आधा करने पर कितना हो जाएगा, 4 गुना इंक्रीज कर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, कम्यूटेशन पीरियड का और करंट में और रिएक्टेंस वोल्टेज में ये संबंध है कि रिएक्टेंस वोल्टेज वी आर बराबर 2LI/TC, TC मीन्स कम्यूटेशन पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, ड्यूरिंग प्लगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर में जब प्लगिंग की जा रही है तो फेज सीक्वेंस को रिवर्स करोगे कि डीसी सोर्स को कनेक्ट कर दोगे स्टेटर में, कि वन फेज को ओपन कर दोगे, या फिर डी पावर को फीडबैक करोगे, जो मेन पावर है उसको आप फीडबैक करोगे, पुनः निविष्ट करोगे। तो क्या करेंगे अगर हमको प्लगिंग करना है? तो प्लगिंग करने का सीधा सा मतलब है कि जो मशीन या मोटर क्लॉकवाइज चल रहा है उसको रोकने के लिए उसको क्या किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज चला दिया जाए। तो ऐसा कब होगा, जब मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर RYB का फेज सीक्वेंस है तो इसी फेज सीक्वेंस को जब आप चेंज करोगे, मान लीजिए RYB पर मशीन घूम रही है क्लॉकवाइज, तो जैसे ही इनमें से तीनों फेज में से 2 फेजों को आपस में इंटरचेंज करोगे, मतलब RBY कर दिया गया, तो जो मशीन अभी तक क्लॉकवाइज घूम रही थी अब वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। और यही चीज़ क्या हो गई, आपकी प्लगिंग हो गई। मतलब प्लगिंग करने के लिए आपको फेज सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, फेज सीक्वेंस को चेंज करके हम लोग प्लगिंग करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर, इन एन हिस्टेसिस मोटर द रोटर कोर मस्ट हैव, यानी एक आपका जो हिस्टेसिस मोटर है उसमें आप जो कोर है, रोटर की कोर है, वो किससे बनाओगे, किससे निर्मित होगी, क्या उसमें होना चाहिए। ठीक, ये पूछा गया है क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रिटेंटिविटी अधिक होनी चाहिए, कि उसमें सर्विलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कि उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा जो हिस्टेसिस मोटर होता है ये एक तुल्यकाली मोटर है। हिस्टेरेसिस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर होता है, हिस्टेरेसिस सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक, अब इस मोटर में जो रोटर होता है, रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होती, रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होती, पहली चीज़। अब जब बाइंडिंग नहीं है तो इंटरलॉकिंग कंडीशन में कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे। इसलिए हम लोग जो रोटर बनाते हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसे पदार्थ का बनाएंगे जिसमें रिटेंटिविटी फोर्स जो है, यानी धारण शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, धारण शक्ति। तो रिटेंटिविटी फोर्स मतलब धारण शक्ति क्या हो, अधिक से अधिक हो। जितना अधिक धारण शक्ति होगी उतना ही अच्छे से हम लोग का हिस्टेरेसिस सिंक्रोनस मोटर कार्य करेगा। तो मटेरियल का अगर नाम पूछा जाए तो क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये सब ऐसे मटेरियल हैं जिसमें आपकी रिटेंटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पॉसिबल 3 to 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन फॉर पैरेलल ऑपरेशन इज, यानी एक आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसको दूसरे 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में ऑपरेट कराने के लिए कौन सा पॉसिबल कनेक्शन होगा, डेल्टा स्टार टू डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा स्टार, या फिर सी है स्टार स्टार टू डेल्टा स्टार, या फिर डेल्टा स्टार टू स्टार डेल्टा। तो याद रखिएगा जब भी आपको पैरेलल ऑपरेशन कराना है तो जो एंगल है दोनों ट्रांसफार्मर के बीच होना चाहिए 0 डिग्री का। 0 डिग्री का मतलब है उनके बीच कोई भी कलांतरव नहीं है। तो उस केस में दोनों ही ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में हैं वो लोड को ही पावर आपकी ट्रांसफर करते रहेंगे। तो इस केस के लिए हम लोग डेल्टा डेल्टा अगर है तो उसका डेल्टा डेल्टा के साथ, स्टार स्टार है अगर तो उसका स्टार स्टार के साथ, ऐसे ही डेल्टा स्टार का डेल्टा स्टार के साथ, मतलब सेम होना चाहिए, उन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, देखिए डेल्टा स्टार को हम लोग डेल्टा स्टार के साथ, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं कि ये पहला ट्रांसफार्मर जैसा रहेगा
उसी प्रकार से आपका दूसरा ट्रांसफार्मर भी रहेगा, तो इस कनेक्शन के ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल में ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि डेल्टा स्टार और डेल्टा स्टार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेज आर कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई, यानी 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दिए गए हैं। इनमें जो बहने वाली धाराएं हैं I1, I2, I3, उनका अनुपात क्या होगा अगर इनके रेजिस्टेंस का अनुपात 2:4:6 दिया गया हो तो। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो इस सर्किट को बना के समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा, ऐसे ये R3 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R1 रेजिस्टेंस, ये हो गया होगा V, और इसी के रिस्पेक्ट में करंट I1, I2 और I3 मान लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे इसी धारा का अनुपात पूछा गया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि R1, R2, R3 के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, तो आप सिंपली कहोगे क्या होगा V, क्योंकि सभी क्या है पैरेलल में है, तो वोल्टेज आपके बराबर ही रहने वाले हैं। लोगों ने हमसे पूछा गया है I1:I2:I3 का रेशियो क्या होगा। अब आप एक बात बताइए कि करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे अपोजिट का रिलेशन होता है। भाई I1 अगर बराबर लिखने को बोला जाए तो क्या लिखा जाएगा, V/R1, V/R1। तो V को हम हटा ही देते हैं क्योंकि V से कहीं मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप रखना भी चाहें तो रख लीजिए, आंसर पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/R1:1/R2:1/R3। चलिए मान लेते हैं V का मान 1 वोल्ट हो गया, हटा देते हैं उसको। ठीक है, अब रख लीजिए वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए। R1 2, क्योंकि रेशियो आपको दिया गया है R2:R3 का जो रेशियो है वो दिया गया है 2:4:6, ये दिया गया है। ये वैल्यू पुट कर लीजिए 1/4:1/6। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा 6 4 2 12, एलसीएम 12 हो जाएगा। 2 6 12, 2 4 3 12 और 6 दूनी 12। यही हम लोग की धारा का क्या हो जाएगा अनुपात, 6:3:2। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया गया था। आप वैसे मौखिक भी कर सकते हैं भैया। अगर 2 ओम रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है कम है, करंट क्या होगी सबसे ज़्यादा जाएगी। 6 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी, सबसे कम जाएगी। देख लीजिए 6:3:6:2, यही हम लोग का आ भी रहा है, मतलब ये सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें पूछा गया है एन इनफाइनाइट बस बार हैज, यानी एक जो इनफाइनाइट बस है वो क्या होती है, उसमें कांस्टेंट वोल्टेज होता है कि इनफाइनाइट वोल्टेज होता है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर डी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इनफाइनाइट बस बार उसी बस बार को कहा जाता है जिसमें वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ये आपकी हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, वही बस बार आपका कहलाएगा इनफाइनाइट बस बार। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज भी होगा और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। फिर एक बात याद रखिएगा, इनफाइनाइट बस बार से आप जो अल्टरनेटर जोड़ोगे उनकी संख्या अनंत, जितना मन गए उतना जोड़ लीजिए, क्योंकि उससे आपके जो बस बार है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जिसका ऑप्शन नंबर डी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर डाल देते हैं। पूछा गया है इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर इफ स्टेटर इम्पीडेंस इज निगलेक्टेड, यानी एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है जिसमें स्टेटर के इम्पीडेंस को हम निगलेक्ट अगर मान लेते हैं, देन द स्लिप एट अ मैक्सिमम टार्क इज इक्वल टू, तो जो स्लिप है मैक्सिमम टार्क पर वो क्या होगी। ठीक है, R2/X2 होगी कि X2/R2 होगी कि R2 = X2 होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा कि कंडीशन क्या होती है, पहले हम यही समझते हैं। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके मैक्सिमम टार्क के लिए, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क के लिए कंडीशन होती है R2 = X2। ये रनिंग कंडीशन, ये स्टार्टिंग कंडीशन के लिए है।
ठीक। जबकि मैक्सिमम टार्क डेवलप होगा आपका एक I2 बराबर SX2 पर, ये कब के लिए है, ये आपकी रनिंग कंडीशन के लिए है, ये आपकी रनिंग कंडीशन के लिए है। तो I2 बराबर SX2 है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, R2/X2, R2/X2। यही तो हमसे पूछा गया था कि बताइए स्लिप का मान क्या होगा मैक्सिमम टार्क पर, तो स्लिप का मान क्या है, R2/X2 है। देख लेते हैं, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, R2/X2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है, इन अ कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड केबल SF, ये 6 होगा, सॉरी, SF6 हैज द गैस प्रेशर इज द रेंज ऑफ, यानी एक आपकी केबल थी जिसमें हम लोगों ने गैस भरी, कौन सी, SF6। SF6 आपकी एक इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस होती है जो कूलिंग भी प्रोवाइड करती है, ये भी याद रखिएगा, जो कूलिंग भी प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसी SF6 गैस को आप कितने प्रेशर पर केबल में रखोगे, तो याद रखिएगा बहुत कम प्रेशर पर ही, 3 से 5 किलोग्राम, ठीक है, 6 अब, हाँ 3 से 6 के बीच में होता है, ऑप्शन दिया गया 3 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 3 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से हम लोग क्या करेंगे, गैस को केबल के अंदर भरेंगे। ठीक, कौन सी गैस है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और याद रखिएगा ये एक इलेक्ट्रो निगेटिव गैस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SF6 एक इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन फॉर UHV लाइन, यानी अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए जो कितनी होती है, 5000 kV से ऊपर की लाइन है, उसके लिए आप जो इंसुलेशन की डिजाइन कर रहे हो वो क्या ध्यान में रखकर करोगे। पहला है लाइटनिंग सर्ज को ध्यान दोगे, कि लाइटनिंग सर्ज और स्विचिंग सर्ज दोनों को ध्यान में दोगे, कि केवल स्विचिंग सर्ज को ध्यान दिया जाएगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं UHV की, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज पहले से ही ज़्यादा है। ठीक, तो अगर आपने स्विचिंग की, मतलब सडन ऑन या ऑफ किया लोड को, तो उस स्विचिंग पीरियड में भी क्या होता है, सर्ज के कारण वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा, वोल्टेज में सर्ज होगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो UHV की डिजाइन हम लोग जब भी करेंगे इंसुलेशन की, तो उसके लिए हम स्विचिंग सर्ज को ध्यान में रखेंगे कि स्विचिंग पीरियड में कितना चेंजेस आ रहा है आपके वोल्टेज में, उसके अकॉर्डिंग हमारे UHV लाइन में इंसुलेशन की डिजाइन की जाएगी। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर आर सुटेबल फॉर, डायनमोमीटर टाइप का जो वाटमीटर है वो किसके लिए उपयोगी होगा, बोथ AC एंड DC, AC DC दोनों के लिए, केवल AC के लिए, केवल DC के लिए, कि केवल हाई वोल्टेज AC सर्किट के लिए। ठीक है, डायनमोमीटर टाइप, तो डायनमोमीटर टाइप का जो वाटमीटर है इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल है VI cos phi के। ठीक, डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल है VI cos phi के। अब ये जो है AC और DC, चाहे AC हो चाहे DC, AC केस में VI cos phi, DC केस में केवल V into I हो जाएगा। तो डायनमोमीटर टाइप जो वाटमीटर है ये AC पर भी अच्छे से काम करेगा और DC पर भी अच्छे से काम करेगा। अब बात आती, कभी कोई पूछ लेता है कि ये बताइए कौन सी पावर का ये मेजरमेंट करता है, तो याद रखिएगा ये एवरेज पावर का मेजरमेंट करता है। डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर एवरेज पावर को मापेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इन इंडक्शन हीटिंग द डेप्थ अप टू विच करंट विल पेनिट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटिंग में पढ़ा था पेनिट्रेशन फॉर्मूला, यानी कितनी गहराई तक आप गर्म करोगे। ठीक, कितनी गहराई तक आप चार्ज को या जो भी पदार्थ है उसको कितनी गहराई तक गर्म करोगे, तो वहां पे हम लोगों ने निकाला था इक्वल टू √ρ 10⁻⁹ μF, ये पूरे का रूट है।
ठीक, तब ये निकल के आया था किसमें, सेंटीमीटर में। टी ये गहराई थी, डेप्थ थी, कहाँ तक आपको गर्व करना है, ठीक है। तो टी और यहाँ पे सवाल में एफ में ही रिलेशन पूछा गया है कि क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो डेप्थ है वो फ्रीक्वेंसी के रूट पर 1/f और कितना 1/2 मतलब अंडर रूट पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है 1/रूट टाइम्स फ्रीक्वेंसी के, तो टी या डेप्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी के रूट पर डिपेंड करेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ए शॉर्टकी डायोड इज, जो शॉर्टकी डायोड है वो क्या है, पहला है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है कि माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है कि एक फास्ट रिकवरी डायोड है या फिर ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर की डिवाइस है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो सबसे पहले सिंबल अगर बनाएं तो इस शॉर्टकी डायोड का सिंबल ये है एस, ये एस फॉर शॉर्टकी है, ये शॉर्टकी डायोड का सिंबल एनोड और इधर क्या हो जाएगा कैथोड। शॉर्टकी डायोड को हम लोग मेटेलिक डायोड भी कहते हैं, ठीक, इसको हम लोग मेटेलिक डायोड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये फास्ट स्विचिंग डिवाइस तो है, फास्ट स्विचिंग डिवाइस तो है, तो फास्ट स्विचिंग ये करता कब है कि जो डिप्लीशन लेयर बन रही है अगर वो नहीं बनेगी तो हम लोग का जो भी डायोड है वो क्या होगा, तुरंत ही टर्न ऑन हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं डिप्लीशन लेयर की तो इतनी जो डिप्लीशन लेयर है जब ये खत्म होती है तभी तो यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ कंडक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बनने के बाद ही बैरियर पोटेंशियल आता है और वो रोक देता है चार्जेस को एक दूसरे साइड जाने से। तो अगर डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगी तो हम लोग का कंडक्शन क्या होगा, तुरंत हो जाएगा, स्विचिंग क्या होगी, बहुत जल्दी होगी। तो डिप्लीशन लेयर ना बने उसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो भी मटेरियल है उसमें केवल मेजॉरिटी कैरियर्स ही हों, अल्पसंख्यक आवेश ना हो, केवल बहुसंख्यक आवेश हों। तो सीधी सी बात है, शॉर्टकी डायोड जो है उसमें हम लोग बहुसंख्यक आवेश को ही प्रेफर करते हैं, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया है मेजॉरिटी कैरियर की ही डिवाइस है जो कि फास्ट स्विचिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसी को हम लोग मेटेलिक डायोड भी कहते हैं, ठीक। तो ये था हम लोग का 25 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले अपने 25 क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।